हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरव्यू नोवेल। यह सोललैंड की समरी पर बेस्ड पार्ट 18 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तांगजियो भी आंसू रोकते हुए टेबल पर रखा दूसरा बॉक्स उठाकर ले आया। इस बार इस लकड़ी के बॉक्स में लाओ गाओ ने कुछ रखा हुआ था जो तांगसन को देता है। तांगसन उस बॉक्स को देखता है। तांगजियो धीमी आवाज़ में बोलता है, इस बॉक्स में डिवाइन क्राफ्ट्समैन लाओ गाओ के द्वारा छोड़े हुए अवशेष हैं। तांगसन चौंक गया और तेजी से उठते हुए बोला, अवशेष? तांगजियो फिर उदास होते हुए बोला, वह एक डेडिकेटेड पर्सन थे। मैंने उन जैसे को कभी नहीं देखा। उन्हें एक पागल कहना भी गलत नहीं होगा। जब तुम उन्हें यहाँ लाए थे तब से वह बिना खाए आराम किए बस फोर्जिंग कर रहे थे। मैं भी हर दिन उनकी हेल्प करने के बाद थक जाता था। 3 महीने पहले जब उन्होंने आखिरी फोर्जिंग की प्रोसेस शुरू की तो उन्होंने मुझे अपने कार्यों को आपके लिए छोड़ गए अवशेष के रूप में मनाने के लिए कहा। फिर उन्होंने फोर्जिंग करना शुरू कर दिया। मुझे भी हेल्प नहीं करने दी। लास्ट स्टेप को पूरा करते हुए खुद को भट्टी की लौ में फेंक दिया। ये बातें उनके 5 सालों का रिजल्ट हैं। तांगसन बोला, इसका मतलब सीनियर लाओ गाओ की हड्डियां भी। इसी के साथ तांगसन पास रखे लकड़ी के बॉक्स को देखने लगता है। तांगसन की आंखें पहले से ही धुंधली हो जाती हैं। आंखों में आंसू होते हैं। तांगजियो ने भी सिर हिलाया और फिर से कहा, इन चीज़ों को उनका लास्ट वर्क कहा जा सकता है। इसके बाद डिवाइन क्राफ्ट्समैन के 2 डिसाइपल के द्वारा उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली फर्नेस फ्लेम को लाया गया और कहा कि वे तांगसेक्ट लौट आएंगे। हैरानी की बात है कि वे उदास नहीं थे बल्कि मुस्कुराते हुए चले गए। लाओ गाओ अपने आखिरी पलों में भी 3 बार जोर से हंसे और उनके 2 डिसाइपल ने भी उन्हें चिल्लाया। एक इनकॉम्परेबल डिवाइन वर्क को पूरा करने के लिए अपने टीचर को बधाइयाँ दी। तांगजियो की बात सुनकर तांगसन ने कुछ कांपते हुए हाथों से एक काफ़ी बड़े लकड़ी के बॉक्स को खोला। जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला, एक अविश्वसनीय रूप से हाई एनर्जी तुरंत ही पूरे हॉल में फैल गई। बॉक्स का निचला हिस्सा पहले से ही बहुत गंदा था, लेकिन अभी भी एक ब्लूप्रिंट की लेयर थी। उसके ऊपर कुछ चीज़ें थीं। एक डार्क पिकॉक पैटर्न के साथ एक ची लंबा सिलेंडर था। 3 फ्लैशी लोटस फ्लावर थे जो कोर के रूप में रूबी की तरह लग रहे थे। 49 हाफ ची लॉन्ग डल सिल्वरी स्ट्रेंज निडल, साथ ही सभी प्रकार के 10 से अधिक डल सिल्वरी कंपोनेंट भी थे। यहाँ प्रेजेंट चाहे कोई भी हो, इन चीज़ों को देखकर सभी ने डर को फील किया। तांगजियो ने डल सिल्वरी कंपोनेंट की ओर इशारा किया। ये लाओ गाओ का आखिरी काम है। वह सक्सेस हुए। यह एक हेवन ब्लेस्ड डिवाइन वर्क है। आप इतने जिद्दी क्यों थे? वे डल सिल्वरी लॉन्ग नेल्स और कंपोनेंट टोरेंशियल पियर ब्लॉसम निडल के पार्ट हैं। तांगसन ने हमेशा ही महसूस किया था उसके वेपन में तांगसन की कुछ रिसर्च कम थी, जिसे अब तांगसन समझ गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, कुछ ही सालों में लाओ गाओ ने न केवल सब कुछ पूरी तरह से समझ लिया था बल्कि उसे पूरा भी कर लिया था। यानी जब टोरेंशियल पियर ब्लॉसम निडल पूरा हुआ तो आपको डार्क कलर की शार्प एनर्जी को बनाने के लिए ह्यूमन ब्लड और सोल का यूज़ करना होगा। उसके बाद ही इस 1 नंबर के मैकेनिकल हिडन वेपन को पूरा किया जा सकता है। तांगसन ने धीरे से बॉक्स को टेबल पर रख दिया। दोनों हाथों को उठाकर भावनात्मक रूप से डल सिल्वरी कंपोनेंट को सहलाया। अचानक ही तांगसन के हाथ इल्यूजन की तरह बॉक्स में चले गए। इसी के साथ प्रत्येक कंपोनेंट बॉक्स से बाहर निकल गए, जैसे कि वे जीवित हो गए हों। एक मेटेलिक साउंड सीरीज की तरह गूंजता है। तांगसन के हाथ रुक गए। उसने अपनी हथेली में पहले से ही एक ची लंबा सिलेंडर रखा हुआ था। यह पहले के पिकॉक पैटर्न सिलेंडर से अलग था। इस डल सिल्वरी सिलेंडर में केवल 2 कैरेक्टर लिखे हुए थे। ये दोनों कैरेक्टर ब्लड से लिखे गए थे। यह ब्लड डिवाइन क्राफ्ट्समैन लाओ गाओ का ट्रू ब्लड था। बॉक्स में सिलेंडर को सावधानी से बदलते हुए तांगसन 3 कदम पीछे हटा और उस लकड़ी के बॉक्स के सामने सम्मानपूर्वक अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरते हुए सिर को 9 बार जमीन पर गिराया। लाओ गाओ ने अपना सारा जीवन इस काम को पूरा करने में लगा दिया, जहाँ तक कि उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए अपने आप को भी भट्टी में डाल दिया, जो इस सम्मान के हकदार थे। और यही एकमात्र तरीका था जिससे तांगसन अपना सम्मान दिखा सकता था। इन छोटे से 5 सालों में लाओ गाओ ने तांगसेक्ट के 3 मैकेनिकल हिडन वेपन पिकॉक पॉल्म,
द बुद्धा फ्यूरी टैंग लोटस उसी के साथ साथ टोरेंशियल पियर ब्लॉसम निडल को बनाने में सक्सेस हुए, जिसकी कीमत उन्होंने अपनी ज़िंदगी को देकर चुकाई। तांगसन ने उन्हें अपने बेल्ट में नहीं रखा। तांगसन की आंखों में उदासी थी, बल्कि अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। इन पावरफुल हिडन वेपन की कीमत लाओ गाओ की ज़िंदगी थी, जिससे से तांगसन उन्हें लेना नहीं चाह रहा होता है और दुख में डूब जाता है। तांगसन उसे हैंडल कर लेगा, यह सोचते हुए तांगसन से किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तभी तांगजियो ने बातें बनाते हुए तांगहाउ से कहा, मैं प्रस्तावित करता हूँ कि सेक्ट में वापस आ जाओ। क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन पांचों एल्डर की नज़रें तांगसन पर पड़ी। वह जानते हैं क्लियर स्काई स्कूल का रिवाइवल तांगसन पर टिका हुआ है। तांगहाउ ने तांगसन को लाओगाओ के दुख से बाहर निकालते हुए कहा, लिटिल सन। तांगसन ने भी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए गहरी सांस ली और आखिरी में लकड़ी के बॉक्स को अपने बेल्ट में रख लिया और फिर बोलता है, मैं सेक्ट से 5 सालों से दूर हूँ, साथ ही 5 सालों से इस कॉन्टिनेंट से भी दूर था। वापस आते समय मैंने कुछ न्यूज़ सुनी, साथ ही अभी कुछ समय पहले बीबी डोंग से फाइट भी की। उसकी दूसरी स्पिट में पहले से ही कम से कम 7 रिंग हैं। इसी के साथ यदि मैं गलत नहीं हूँ तो उसका सोल लेवल पहले ही 99 रैंक तक पहुँच जाना चाहिए था। दोस्तों, बीबी डोंग 99 लेवल तक कैसे पहुँची यह मुझे समझ नहीं आया, या फिर यह सिर्फ तांगसन का अंदाज़ा भी हो सकता है। तांगसन के इन शब्दों ने सभी को झकझोर दिया होता है। साथ ही तांगसन आगे बोलता है, लेकिन भले ही वह 99 लेवल तक पहुँच गई हो, मुझे अभी भी यकीन है मैं कम से कम उसे ब्लॉक कर सकता हूँ। इसलिए उसकी प्रेजेंस इतनी भी डरावनी नहीं है। जो डरावना है उसे हम वुहान एम्पायर की पूरी पावर कह सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था वह दुनिया के 80% सोल मास्टर को कंट्रोल करता है। यह ऐसे ही खाली शब्द नहीं थे। अगर हम इमर्ज होते हैं तो निश्चित ही हेवन ड्यू एम्पायर को ज्वाइन करेंगे और हमारे पांचों एल्डर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन गए हैं। इससे क्लियर स्काई स्कूल की पूरी पावर कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है। यह हेवन ड्यू एम्पायर को वुहान एम्पायर का सामना करने के लिए विश्वास देगा। इसलिए मेरा मानना है देर करने की बजाय जल्दी ही अपना काम शुरू करना बेहतर होगा। हमें जितनी जल्दी हो सके हेवन ड्यू एम्पायर से रिलेशन बनाने चाहिए। और फिर से तांगसन अभी के समय वुहान हाल की स्थिति को बताता है, जो अभी की स्थिति में कर रहा है। साथ ही साथ हेवन ड्यू एम्पायर को, जिसने अभी तक उसे समर्थन दिया होता है, उसे भी बताता है। तांगसन की बातें सुनकर सभी ने एक के बाद एक सिर हिलाया। तांगजियो ने कहा, ठीक है, फिर बात तय हो गई। हम अगले 3 दिनों में सीधे हेवन ड्यू सिटी की ओर निकलेंगे उनसे कांटेक्ट करने के लिए। तांगसन ने भी सिर हिलाया और कहता है, पिता की हेल्प करने के बाद मैं उन्हें छोड़ दूंगा। कटे हुए अंगों को फिर से उगाना है। तांगजियो और पांचों एल्डर ने तांगसन की ओर देखा। उनकी आंखें अविश्वास से भर गई होती हैं। तांगसन सी गॉड ट्राइडेंट को उठाकर चल रहा होता है। अपने पिता के पास उस सोलबॉर्न के बॉक्स को उठाकर पहुंचा। कहता है, पिताजी शुरू करते हैं। केवल मुझे घाव को फिर से काटना होगा और हड्डियों को भी कुरेदना होगा। क्या ये हो सकता है? तांगहाउ ने अपनी खाली आस्तीन को फाड़ दिया, जिससे ठीक हुए घाव का पता चल सके। तांगसन अपने पिता को देख रहा था। सोचता है, यह वही हैं जिन्होंने वुहान हाल के सुप्रीम पोंटेफ को मारने की हिम्मत की, साथ ही साथ वापस भी आ गए। दुश्मन का सामना करने में तांगसन कभी नहीं हिचकिचाएगा, लेकिन अभी उसके सामने उसके पिता हैं। तांगसन ने राइट हैंड से सी गॉड ट्राइडेंट को पकड़ा हुआ था, जो कांप रहा होता है। तांगहाउ ने अपने बेटे को देखा। कहा, तुम किस बात पर झिझक रहे हो? मैं अपना हाथ काट सकता हूँ, तो मुझे मत बताओ कि थोड़ा दर्द होगा। तांगसन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद की, फिर अचानक खोली तो तुरंत एक आईसी डिवाइन लाइट भर गई। उसके हाथों में सी गॉड का ट्राइडेंट बिजली के काले बोल्ट से टकराया। एक खूनी चमक के बीच तांगजियो के कंधे पर ठीक हो चुकी हड्डियों और मांस का 1 इंच हिस्सा छील दिया गया। तांगहाउ को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह तो अपने बेटे के एक्साइटमेंट को देख रहा होता है। तुरंत ही काटने के साथ तांगसन ने कंट्रोल क्रेन कैचिंग ड्रैगन का यूज़ किया। बॉक्स से राइट हैंड की सोलबॉर्न ऊपर आई और हाथ में आकर गिर गई। तांगसन ने बिना देर किए राइट हैंड सोलबॉर्न को सीधे तांगहाउ के कटे हुए कंधे पर दबा दिया। तांगसन के माथे पर सी गॉड का गोल्डन मार्क फ्लैश हो रहा था। सी गॉड की लाइट की एक किरण सीधे उस जगह को रोशन करती है जहां
कंधे और हाथ की हड्डियां एक साथ आती हैं। तांघाओ के घाव से निकलने वाले ब्लड ने पहले ही सोलबोन को लाल कर दिया होता है। अच्छी बात यह थी आयन वहां पर नहीं थी, नहीं तो कोई नहीं बता सकता यह देखकर उसे कैसा लगता। तांगसन की राइट लेग से ब्लू गोल्डन लाइट ऊपर की ओर आती हुई दिखाई दी और उसकी बॉडी के साथ उसके लेफ्ट हैंड में पकड़ी सोलबोन तक फैल गई और फिर तेजी से तांघाओ के घाव में डाल दिया गया। चमत्कारिक रूप से जब सी गॉड की लाइट ने बोन को ढक दिया तो तांघाओ की कटी हुई बोन और राइट हैंड की सोलबोन ने तुरंत ही एक गोल्डन धुंध बना दी। अभी तक शांत तांघाओ अब खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका, लेकिन जैसे ही तांगसन की ब्लू सिल्वर एम्परर की राइट लेग की सोलबोन की गोल्डन लाइट घाव पर पहुंची तो जो खून अभी बाहर निकल रहा था वह तुरंत ही बंद हो गया। तेज गोल्डन ब्लू लाइट ने तांघाओ के कंधे और राइट हैंड सोलबोन को पूरी तरह से लपेट लिया। तांगसन ने यह पूरी प्रोसेस पलक झपकते ही कर लिया होता है, जैसे कि तांगसन ने पहले ही अनगिनत बार इसकी प्रैक्टिस कर ली हो। और तांगसन ने तांघाओ की एक ब्लड ड्रॉप को भी गिरने नहीं दिया। तांगजियो और पांचों एल्डर भी यह देख रहे होते हैं और खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सके। इन्होंने पहली बार ऐसी कोई एबिलिटी देखी थी। इससे पहले उन्होंने कभी किसी सोलबोन के खो जाने के बाद फिर से लगाने के बारे में नहीं सुना था। तांघाओ वैसे ही इतना पावरफुल था, लेकिन उसके बेटे ने इससे भी आगे बढ़कर पावर दिखाई। यह देखकर सभी एल्डर कुछ राहत महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि तांगसन से हारने की नाखुशी भी अब धीरे धीरे खुशी में बदल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे पहले ही क्लियर स्काई स्कूल को महाद्वीप के शिखर पर वापस लाते हुए देख पा रहे थे। तांगसन ने अपने विशफुल पर्स से एक पिल निकालकर तांघाओ को खिलाया। उसी के साथ तांघाओ की बॉडी में हो रहे परिवर्तन को भी फील कर रहा होता है। तांगसन यह जानकर शांत हो गया कि सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक चल रहा था। अन्य लोग चारों ओर लिपटी ब्लू लाइट के अंदर नहीं देख पा रहे थे, लेकिन तांघाओ और तांगसन दोनों ही महसूस कर रहे थे। तांघाओ का राइट हैंड धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। आखिर में जैसे ही वह गोल्डन ब्लू लाइट पीछे हटी तो तांघाओ का राइट शोल्डर पहले ही एक हाथ तक बढ़ चुका था। वैसे तो कोई अंतर नहीं दिख रहा था। नया हाथ कुछ पीला और नाजुक था, जो कि तांघाओ की स्किन से अलग था। तांघाओ ने अपनी राइट आर्म को देखा। अपनी राइट फिस्ट को बंद करते हुए तांघाओ को कुछ आश्चर्य महसूस हुआ। उसकी आर्म में सोल पावर का फ्लो हुआ और फीकी सी ब्लैक लाइट दिखाई दी। शोल्डर मूल रूप से कटे हुए हाथ के कारण ब्लॉक हो गया था। आखिरी में फिर से कल्टीवेशन की एक साइकिल पूरी हुई और तुरंत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ सोलबोन ज्वाइंट हो गई। तांघाओ का सोल लेवल 79 से 80 से ऊपर हो गया। तांघाओ के लिए विश्वास करना और भी कठिन था कि इस नए ग्रोन राइट आर्म में जरा सा भी उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ, मानो उसकी खोई आर्म वापस आ गई हो। इतना ही नहीं, सोलबोन की एनर्जी भी सही थी। यह कुछ ऐसा था जिसे तांगसन की राइट लेग की सोलबोन पूरा नहीं कर सकती है। आखिरकार तांघाओ का हाथ 6 या 7 साल पहले अलग हुआ था। इस आर्म को रिकवर करने में सी गॉड लाइट ने कंट्रीब्यूट किया होता है। इस रीजनरेशन की प्रोसेस को सी गॉड लाइट ने पूरा किया। तांगसन भी तांघाओ की राइट आर्म को देखकर खुश था। इतने में फिर एक बार सी गॉड का ट्राइडेंट हिल उठा और यह पूरी प्रोसेस फिर से हुई। पूरे लेफ्ट लेग को रिकवर करने में पूरे 2 घंटे का समय लगा और इसी के साथ तांघाओ को और अधिक दर्द हुआ। जब तक लेफ्ट लेग पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया तब तक तांघाओ का कलर थोड़ा सा पीला पड़ गया। आखिरकार भले ही ब्लू सिल्वर एम्परर राइट लेग की सोलबोन में ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं हुई, फिर भी इस रिकवरी की प्रोसेस में तांघाओ की अपनी एनर्जी शामिल थी। 2 अंगों को फिर से जोड़ने से तांघाओ के खुद के ब्लड और एनर्जी की बहुत ही खपत हुई थी। तांगसन ने पिता को फिर से एक बार पिल दी होती है। साथ ही तांगजियो के द्वारा एक अलग शांत कमरे का भी अरेंजमेंट किया गया। साथ ही तांगसन बार बार तांघाओ को तुरंत ही कल्टीवेशन करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश भी कर रहा होता है, जिससे तांघाओ अपने ओरिजिनल कल्टीवेशन साइकिल को रिकवर करने के साथ जितनी जल्दी हो सके सोलबोन को भी जोड़ा जा सके, जिससे सोल पावर को पहले जैसी की जा सके। जैसे ही वे बाहर निकले तभी आयन और साओबू ने तांघाओ के चारों अंगों को देखा। आयन भागकर तांघाओ के पास आना चाह रही थी, लेकिन तांगसन ने इशारों में रोक दिया क्योंकि इस प्रोसेस के बाद का समय अधिक महत्वपूर्ण था।
तांगहाउ के लिए उसके अंग उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितना कि वह 20 लेवल सोल रैंक के थे, जिन्हें तांगहाउ ने अपने अंगों के साथ खो दिया था। अब तांगहाउ कितना रिकवर कर सकता है यह उसकी सोल वॉन के ठीक होने के बाद के दिनों पर निर्भर करेगा। इसके बाद फिर से तांगसन ने अपने पिता को शांत कमरे में बिठाया और तांगसन अपने पिता के पीछे बैठ गया। फिर तांगसन ने अपने दोनों हाथों को तांगहाउ की पीठ पर रख दिया, अपने पिता को सी गॉड की लाइट से पूरी तरह एनवलप कर दिया, साथ ही तांगहाउ की कल्टीवेशन को सपोर्ट करने लगा। तांगसन की स्ट्रेंथ, सोल पावर और इंटरनल एनर्जी, साथ ही में सी गॉड लाइट की डिवाइन पावर, इससे तांगहाउ को बहुत फायदा होगा। तांगसन ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। तांगसन की सोल पावर डीप और जेंटल है, जो तांगहाउ में किसी नदी की तरह बहने लगी। तांगहाउ ने इससे पहले महसूस किया था, भले ही तांगसन के पास क्लियर स्काई हैमर भी था, फिर भी तांगसन की सोल पावर कुछ अलग थी। जहां तांगहाउ की सोल पावर में ओवरबियरिंग किंग का ऑरा था, तो वहीं तांगसन की सोल पावर में 1 पार्ट मैजेस्टिक फोर्स के साथ ऑनेस्ट जेंटलनेस का ऑरा था। वह तुरंत ही तांगहाउ की बॉडी में बहने लगी, जल्दी ही ऐसे चैनलों पर पहुंच गई जिस पर तांगहाउ ने खुद कभी नहीं ध्यान दिया था, और पहले की जेंटल सोल पावर अचानक तेज हो गई। तांगहाउ को ऐसा लगा कि किसी ने चाकू मार दिया हो। इस दर्दनाक एहसास ने तुरंत ही तांगहाउ की पूरी बॉडी में ऐंठन पैदा कर दी। तांगहाउ को तांगसन के दिए इंस्ट्रक्शन याद थे, जिससे तांगहाउ ने तांगसन की सोल पावर का विरोध नहीं किया। यदि ऐसा कोई और करता तो तांगहाउ बिना उसे समय बिताए तुरंत ही मार देता। यह अनब्लॉकिंग प्रोसेस ऐसे ही चलती रही। तांगहाउ को कई बार भयानक दर्द भी हुआ, लेकिन तांगहाउ भी नहीं रुका। तांगहाउ को तो यह भी नहीं पता था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। तांगहाउ ने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। तांगसन अपने पिता के 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियंस को मिस्टीरियस हेवन स्केल की इंटरनल पावर पर भरोसा करते हुए ओपन करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करने से तांगहाउ की सोल पावर और भी बेहतर हो जाएगी। आखिरकार तांगसन की लगातार पावरफुल स्ट्राइक के बाद आखिरी के 2 सुपरबीजिंग और गवर्निंग मेरिडियन भी ओपन हो गए। तांगहाउ को एक्सट्रीमली पर्सिंग फीलिंग हुई, जो तुरंत ही उसकी बॉडी में फैल गई। उसकी बची हुई सोल पावर कंट्रोल से बाहर हो गई, जिसने तुरंत ही तांगसन की सोल पावर को लगभग एक ही पल में बाहर ढकेल दिया। तांगहाउ की कल्टीवेशन मेथड काफ़ी अच्छे से काम कर रही थी। प्रत्येक साइकिल के साथ सोल पावर में काफ़ी वृद्धि होगी, जो तांगहाउ को एक बार फिर से शिखर की ओर ले जाएगी। तांगसन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इस बार तांगसन की भी हालत खराब हो जाती है। तांगसन के मुंह से खून निकल रहा होता है। यह तांगहाउ के 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियंस को आपस में जोड़ने के बाद सोल पावर के बैकलैश के कारण हुआ था। फिर भी तांगसन काफ़ी अच्छे मूड में था, क्योंकि यदि तांगहाउ की सोल पावर तांगसन की सोल पावर का विरोध कर सकती है, तो इसका मतलब तांगहाउ का सोल लेवल 90 रैंक को पार कर चुका है। तांगहाउ कम से कम ग्रैंड सोललैंड मास्टर के लेवल पर वापस लौट आया है। साथ ही साथ यह भी कि मेरिडियन को जोड़ने का ऑप्शन सही था। तांगहाउ कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। साथ ही तांगसन भी खुद को जल्दी ही रिकवर कर लेता है। जब तांगहाउ कल्टीवेशन के बाद तांगसन को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, तो तांगसन पहले ही जा चुका होता है। उसके बाद वह अपने राइट हैंड को देखता है, फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए तांगहाउ के मन में कुछ विचार आते हैं, जिनसे इस आयरन मैन की भी आंखें नम हो जाती हैं। तांगहाउ ने खुद को कमज़ोर महसूस करने के साथ तांगहाउ ने अपनी इच्छाओं को भी दबा दिया होता है। अब जैसे ही तांगहाउ को लगा कि वह सही हो गया है, वह कहता है, मैं वापस आ गया हूँ बुहान हाल, मैं तांगहाउ वापस आ गया हूँ। दरवाजे को धक्का देते हुए वह बाहर आ गया तो देखा बाहर आहेयन इंतजार कर रही है। जैसे ही आहेयन ने अपने पति के सभी अंगों को सही देखा, उसकी आंखों से भी आंसू झलक पड़े और उसने खुद को तांगहाउ की बाहों में फेंक दिया। तांगहाउ भी अपनी पत्नी के लंबे बालों को धीरे से सहलाते हुए, तांगहाउ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। तांगहाउ फिर से बहुत छोटा लग रहा था। अब तांगहाउ सिर्फ 30 साल का ही लग रहा होता है। मज़ेदार स्टोरी तो अब शुरू होने वाली है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।